हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल GK.360 में। और आज हम जो टॉपिक लाए हैं ये टॉपिक पॉलिटी की है और डिस्कस करेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। और एक चीज और, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे हेल्प के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना अधिक से अधिक को शेयर कीजिएगा। और एक बात याद रखेंगे, ये जो मैं वीडियो बता रहा हूँ ये वन लाइनर एग्जामिनेशन के लिए है, जिसमें ऑप्शंस होंगे टिक मारने के लिए है। ऐसा नहीं कि मैं बीपीएससी का मैं नोटिस डालकर मैं वीडियो बनाता हूँ, यह बीपीएससी के मेंस के लिए नहीं है। बीपीएससी के मेंस के लिए राष्ट्रपति टॉपिक पर हम काफी लंबा वीडियो बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। ये जो राष्ट्रपति है, यह राष्ट्रपति का पद हमारे भारत में अनुच्छेद 52 में इसका वर्णन किया गया है और हमारे संविधान के भाग 5 में है। अगर आपसे एग्जाम में आए कि राष्ट्रपति के पद का प्रावधान कहाँ किया गया है, तो राष्ट्रपति के पद का प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 में है, 52 में है। और अगर भाग की बात करें तो भाग किस भाग में है, तो भाग 5 में है। यानी अनुच्छेद 52 भारत में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है और इसका वर्णन हमारे संविधान के भाग 5 में है। अब कुछ बेसिकली बातें जिसे आप जानते हैं, जैसे राष्ट्रपति हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं, देश के संवैधानिक प्रधान होते हैं और भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के राष्ट्रपति में निहित होता है। और यही जो लाइन लिखा हुआ है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है, यही हमारे संविधान के अनुच्छेद किसमें वर्णन है, 53 में। तो याद रखेंगे 52 राष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है और 53 कहता है कि राष्ट्रपति भारत संघ के कार्यपालिका शक्ति उन्हीं के हाथों में होती है या इसी पद में होता है। अब हम बात कर लेते हैं निर्वाचक मंडल की। और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल यही अनुच्छेद 54 है। कौन अनुच्छेद में डिस्कशन है, अनुच्छेद 54 में है, 54 में। और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल यानी यू का है तो राष्ट्रपति की वोटिंग में, राष्ट्रपति के इलेक्शन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं। तो एक बात आप याद रखेंगे कि जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है यह एक तरीके से अप्रत्यक्ष प्रणाली है। क्या है? अप्रत्यक्ष प्रणाली से वोटिंग होती है और अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को जनता चुनती है। अब सोचते होंगे कैसे, ये कैसे हो गया कि राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से जनता चुनती है। तो इस बात को आप समझिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राज्यों के विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन लगा है मेरे दोस्त, लेकिन केवल निर्वाचित सदस्य ही वोटिंग करते हैं। लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी और विधानसभा में भी दो तरह के सदस्य होते हैं। एक होते हैं निर्वाचित, जिसे जनता चुनती है और वो लोकसभा में जाते हैं, और एक होते हैं मनोनयित, जिसे राष्ट्रपति मनोनयित करते हैं। जैसे लोकसभा में पहले प्रावधान था कि 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति चुनते हैं। जैसे राज्यसभा में आप जानते होंगे कि राज्यसभा में 12 व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या करते हैं, चुनते हैं। तो यह जो राष्ट्रपति द्वारा चुने जा रहे हैं, हम ऐसे सदस्य को कहते हैं मनोनयित। तो एक लाइन याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य के विधान सभा के केवल निर्वाचित सदस्य यानी 3 निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं, तो 3। तो कौन कौन? एक लोकसभा का केवल निर्वाचित सदस्य, एक राज्यसभा का केवल निर्वाचित सदस्य और विधानमंडल में 2 होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। चूंकि विधान परिषद हर राज्य में नहीं है, इसलिए विधान परिषद के कोई भी सदस्य वोटिंग में भाग लेने नहीं लेते हैं। लेकिन विधानसभा से भाग लेते हैं, विधानसभा से। और इस तीनों से केवल कौन सदस्य,
निर्वाचित। जब एग्जाम में आए तो ध्यान दीजिएगा कि तीनों से भाग लेगा तो कौन? केवल निर्वाचित सदस्य। अब हम बात कर लेते हैं निर्वाचन पद्धति, और यह जो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है इसी का डिस्कशन हमारे संविधान के अनुच्छेद 55 में किया गया है। यानी जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा वह कैसे होगा? तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह समानुपातिक, देखिए आप पेन ले, कॉपी ले और हर बातों को लिखते चले जो आपको अच्छा लगता है, और ये सभी बातें इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेंगे देख लिए, अनुच्छेद 54 कहता है। अनुच्छेद 55 क्या कहता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति सिस्टम की बात होती है कि राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होगा। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या कह सकते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है, जिसे हम कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। अब यह सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम यानी जो मैं कह रहा हूं, जो वोटिंग होती है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा या फिर कह सकते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत होता है। अब यह क्या है काफी डिटेल से हम आपको बताएंगे जब हम डिटेल से पढ़ाएंगे आपको राष्ट्रपति टॉपिक को मेंस के व्यू से। तो निर्वाचन पद्धति का डिस्कशन हमारे संविधान के अनुच्छेद 55 में है, और इसी में यह कहता है कि राष्ट्रपति की जो इलेक्शन होगी वह समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या फिर यूं कहें तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत होता है। अब हम बात कर रहे थे पदावधि, और पदावधि यही अनुच्छेद 56 है। कौन है? अब अनुच्छेद 56 की बात कर रहे हैं। 56 में राष्ट्रपति के पदावधि की बात कही गई है। राष्ट्रपति के पदावधि कितने होता है? तो पद धारण करने की तिथि से, याद रखेंगे, पद धारण करने की तिथि से कितने वर्ष? 5 वर्ष। कितने वर्ष? 5 वर्ष पद धारण करने की तिथि से। अब एक बात, फिर अगली बात कर रहे थे योग्यता, और यह जो राष्ट्रपति की योग्यता है इसका डिस्कशन हमारे संविधान के अनुच्छेद 58 में वर्णन है। किसमें? 58 में। यानी कौन व्यक्ति योग्य होगा राष्ट्रपति के लिए। तो देखिए राष्ट्रपति की योग्यता रखी गई है। पहला कि वह भारत के नागरिक हो, दूसरा वह 35 वर्ष उम्र पूरा कर चुके हो, तीसरा किसी लाभ के पद को धारण नहीं रखते हो। तो यह समझना चाहिए कि लाभ का पद किसी नहीं माना गया है। तो हमारे संविधान में लाभ का पद साधारणतः को डिफाइन तो नहीं किया गया, लेकिन कहा गया है कि जो भी हमारे संसद के प्रतिनिधि होंगे हमारे यह लाभ के पद नहीं माने जाएंगे। तो तीसरा कहता है कि लाभ का पद धारण नहीं किए हो, और एक और चीज है कि वो दिवालिया या फिर पागल घोषित ना हो। तो यह राष्ट्रपति की योग्यता है। अब आपको लगता होगा कि भारत के बहुत से ऐसे नागरिक हैं जो भारत के नागरिक हैं, पूरा करते हैं, 35 साल उम्र पूरा करते हैं, और क्या कहते हैं उसको, दिवालिया या पागल नहीं है, लाभ के पद धारण नहीं करते हैं। तो बहुत सारे लोग राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़े हो जाएंगे, आपको ऐसा फील होगा, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में बहुत लोग खड़े नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि एक टर्म रखा गया है, वो है प्रस्तावक और अनुमोदक। तो राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के इलेक्शन लड़ने के लिए 50 प्रस्तावक, 50 जो सदस्य होंगे पार्लियामेंट के हमारे कह सकते हैं प्रतिनिधि, तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक सांसद होने चाहिए। अब सोचिए, योग्यता तो बहुत नागरिक को पूरा कर लेंगे, बहुत लोग इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, लेकिन खड़े क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक सदस्य चाहिए। एक चीज और याद रखेंगे कि जो व्यक्ति, जो सांसद प्रस्तावक किसी एक प्रतिनिधि के लिए बन गया, मान लिया जाए कि कोई अगर ए राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेता है, अब कोई सांसद उसका प्रस्तावक बनेंगे, अगर एक और दूसरा व्यक्ति बी राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेता है, तो क्या यह सांसद बी के प्रस्तावक हो सकते हैं? तो नहीं, एक सांसद एक बार में एक ही व्यक्ति के लिए प्रस्तावक
और अलग अनुमोदक रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति के पद की रिक्ति, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति कैसे होती है, कैसे यह पद खाली होगा। तो हमारे संविधान में राष्ट्रपति के पद की रिक्ति के दो प्रावधान किए गए। कितने प्रावधान? दो। पहला प्रावधान कहता है कि राष्ट्रपति स्वेच्छा से अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देकर या उपराष्ट्रपति को संबोधित कर अपने पद से रिक्त हो सकते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या कहा गया है कि त्याग पत्र, किसके माध्यम से? त्याग पत्र के माध्यम से। और त्याग पत्र किसे देंगे? तो भारत के उपराष्ट्रपति को, यानी उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र संबोधित कर अपने पद से हट सकते हैं। दूसरा जो पद रिक्ति है, दूसरा जो पद रिक्ति की बात करती है, इसका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 60 में है और यह एक, और इसे क्या कहते हैं? महाभियोग। क्या कहते हैं? महाभियोग। देखिए, आपको लगता होगा महाभियोग टर्म, देखिए जब किसी के ऊपर कोई मुकदमा चलाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अभियोग। क्या कहते हैं? अभियोग। और जब राष्ट्रपति के ऊपर जब मुकदमा चलाया जाएगा हटाने के लिए तो इसे क्या कहेंगे? महाभियोग। ठीक है, अब हम महाभियोग की बात कर लेते हैं। डिटेल से समझिएगा कि महाभियोग कैसे लगाया जाता है राष्ट्रपति के ऊपर। अभी आप याद कर ले, सॉरी मैंने गलती लिख दिया, महाभियोग का डिस्कशन हमारे संविधान के 61 में है, क्योंकि 60 में राष्ट्रपति की शपथ का बात किया गया है। महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। अब हम पूरी प्रक्रिया को समझते हैं कि महाभियोग कैसे लगाया जाता है। तो देखिए, महाभियोग संसद के किसी भी पटल में रखा जा सकता है, यानी संसद के किसी भी पटल पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। किसी मतलब या तो लोकसभा में भी शुरू कर सकते हैं या तो राज्यसभा में भी शुरू कर सकते हैं, आपकी मर्जी, सॉरी हमारे पार्लियामेंट की मर्जी, हमारे सांसदों की मर्जी कि महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ शुरू करते हैं। राज्यसभा में भी शुरू हो सकता है, लोकसभा में भी शुरू हो सकता है। लेकिन अगर जिस पटल में हम महाभियोग की प्रक्रिया लाएंगे, कुल सदस्यों का 1/4 हस्ताक्षर होना चाहिए। कुल सदस्यों का 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए और 14 डेज 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ेगा 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ कि हम आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगा रहे हैं। अब देखिए महाभियोग की प्रक्रिया कैसे लगती है। अगर अब क्या होगा आगे कि महाभियोग शुरू होगा और किसी भी पटल में, मान लेते हैं कि पटल में लोकसभा में रखा जाता है महाभियोग की प्रक्रिया, तो लोकसभा में सबसे पहले इसे पूर्ण बहुमत से 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को, महाभियोग के प्रस्ताव को पास करके अगले सदन में राज्यसभा में भेजेगी, या अगर राज्यसभा पास करेगा तो लोकसभा में भेजेगी। हम एग्जाम्पल लेते हैं कि लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास करके प्रस्ताव कहाँ गया? राज्यसभा में। अब राज्यसभा क्या करेगा कि एक राज्यसभा महाभियोग जो आरोप लगाया गया राष्ट्रपति के ऊपर, लगाए गए आरोपों की जांच करेंगे या फिर एक कमेटी बनाकर जांच करवाएंगे और उसके बाद जांच के बाद फिर से राज्यसभा में बहस होगी। अगर फिर यहाँ पर पूर्ण बहुमत से 2/3 बहुमत से अगर यह प्रस्ताव पास हो जाएगा तो समझिएगा उस तिथि को राष्ट्रपति को अपने पद से अपने आप क्या इस पद को मतलब रिक्त समझा जाएगा। यानी समझ में आ चुका होगा, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा कहीं स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले जहां पे शुरू करेंगे 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर के साथ 14 दिन पूर्व अपनी बात को रखने के लिए राष्ट्रपति को मौका दिया जाता है। उसके बाद महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा में या राज्यसभा में कहीं शुरू की जाएगी। शुरू करने के बाद क्या होगा कि 2/3 बहुमत से पारित होकर दूसरे सदन में जाएगा, दूसरा सदन इसकी जांच करेगा या जांच करवाएगा। उसके बाद फिर इस पे उस सदन में बहस होगी। अगर फिर यह बहस 2/3 बहुमत से पास हो जाएगा तो उस तिथि को राष्ट्रपति का पद रिक्त समझा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अनुच्छेद 61 महाभियोग की प्रक्रिया को समझ में आ चुकी होगी। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण अधिकार जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं।
सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नियुक्ति संबंधी अधिकार। नियुक्ति तो जो भी देखेंगे, जो सेंट्रल लेवल पे जो भी सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, लगभग सभी की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्री परिषद की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सीएजी नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, महान्यायवादी, पिछड़ा आयोग, चुनाव आयोग, सभी की नियुक्ति, ऐसे बहुत सारे नियुक्ति संबंधी पावर दिए गए हैं किसको? राष्ट्रपति को। तो जो मैंने बताया यह इंपॉर्टेंट था, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं, सीएजी की नियुक्ति कौन करते हैं, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं। तो ये सब चुनाव आयोग के आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। अब इसे पेन ले और इसे लिखते चले। अब हम बात कर लेते हैं राज्यसभा में मनोनयन, और रात को आप याद रखेंगे कि अनुच्छेद 80 के अनुच्छेद 80, मैं रेड पेन यूज कर लेता हूं, अनुच्छेद 80 के सब टाइटल 3 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 व्यक्ति को मनोनीत करते हैं। कितने व्यक्ति को? राज्यसभा में कितने व्यक्ति को? तो 12 व्यक्ति को मनोनीत करने का पावर राष्ट्रपति को है, अनुच्छेद 80 के 3 के तहत। अब हम बात करते हैं क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 72 अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। इसके तहत राष्ट्रपति किसी भी दंड को क्षमा करने की, प्रविलंबन, परिहार, लघुकरण करने की शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में होती है। अब प्रविलंबन क्या है, लघुकरण क्या है, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के लिए हम एक स्पेशल वीडियो लाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं उच्चतम न्यायालय से परामर्श। तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं या अनुच्छेद 143, लेकिन उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की पावर राष्ट्रपति को है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, तो ऐसे समय जब संसद स्थगन होगा, सत्र में नहीं होगा, टर्म को समझे कि राष्ट्रपति को कब अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 है, अनुच्छेद 123 है 123। अब यह पावर कब मिला है? तो यह पावर राष्ट्रपति को तब प्राप्त है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। अब एक क्वेश्चन उठता है कि अगर संसद का सत्र शुरू होगा तब क्या होगा? जैसे संसद का सत्र शुरू होगा तो जो अध्यादेश है इसका प्रभाव मात्र 6 सप्ताह तक रहता है। कितने हफ्ता तक होता है? 6 हफ्ता। अगर संसद का सत्र शुरू हो गया तो अध्यादेश का जो इफेक्ट होगा वो कितने होगा? 6 हफ्ता तक होगा। और एक चीज और आप याद रखेंगे कि राष्ट्रपति कभी भी राज्य सूची के विषय पर कभी भी अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। जारी करने का पावर है, उसके लिए मैंने पिछला क्लास में मैंने वीडियो बनाया था आपातकाल का, आप उसे देख लेंगे। तो अध्यादेश सामान्य परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। और किस टॉपिक पर? तो राज्य सूची के विषय पर कभी भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं होती है। एक चीज आप और याद रखेंगे, सैनिक शक्ति। तो राष्ट्रपति सैन्य बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। अभी वर्तमान में जो हमारी 16वां इलेक्शन हुआ राष्ट्रपति का और 15वां इलेक्शन बनी है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ये सर्वोच्च कमांडर के तीनों बलों का, एयरफोर्स का, नेवी का, आर्मी का, ये क्या होंगे? सर्वोच्च कमांडर होंगे। तो जो राष्ट्रपति होते हैं वही हमारे तीनों सेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। अब बात कर लेते हैं आपातकालीन शक्तियां की बात कर लेते हैं। तो मैंने कल के वीडियो में मैंने बताया था आपातकालीन शक्तियां। तो मंत्री परिषद की परामर्श से राष्ट्रपति
3 प्रकार के आपातकाल लागू कर सकते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात। और एक चीज याद रखेंगे कि कभी भी आपातकाल में, कल मैंने पढ़ा रखा, पहले आप उस वीडियो को देखें। आपातकाल में फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार है वो सब रद्द हो सकते हैं, लेकिन कभी भी मौलिक अधिकार 20 और 21 या मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 या कभी भी रद्द नहीं हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं वीटो। वीटो पर भी मैंने वीडियो बना रखे हैं। अब वीटो 4 तरह के होते हैं, लेकिन हमारे भारत के राष्ट्रपति को 3 वीटो प्राप्त है: अत्यंतिक, एब्सोल्यूट, निलंबनकारी, सस्पेंसिव, पॉकेट, जिसे बोलते हैं पॉकेट वीटो। और मैंने इसके बारे में मैंने बता रखा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1954 ईस्वी में अत्यंतिक वीटो का इस्तेमाल किए थे। किस टॉपिक पे किए थे? तो पेप्सू के मामले में। फिर मैंने बताया था कि 1951 में अत्यंतिक वीटो का यूज आर वेंकटरमन ने संसद के वेतन भत्ते के मामले में किया था। अब हम बात कर लेते हैं फिर पॉकेट वीटो के बारे में। तो आप जानते हैं कि 1986 ईस्वी में ज्ञानी जाल सिंह भारतीय डाकघर संशोधन मामले में क्या पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया गया है। और एक चीज आप और जानते होंगे कि सस्पेंसिव वीटो का भी इस्तेमाल किया गया भारत में 2006 में, जब हमारे भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे। इन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल के मामले में सस्पेंसिव वीटो का यूज किया था। तो यह वीडियो मैंने बना रखा है वीटो टॉपिक पर। मेरे जीके 360 में चैनल में आप वीडियो में सर्च करें, पॉलिटिकल टॉपिक है या वीटो पावर। अब मैंने लगभग पीटीवी से मैंने सभी बातें मैंने आपको बता रखे हैं। एक बार मैं कुछ आपको अनुच्छेद याद करवाता हूँ। पेन कॉपी ले और लिखना अनुच्छेद शुरू करें। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, 55, 56, 57, बात कर लेते अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61। एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं। एक और अनुच्छेद आगे बढ़ के चलेंगे तो अनुच्छेद 70 भी आप याद कर लें। हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पेन कॉपी ले लिखें। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 53 भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, अनुच्छेद 53 कहता है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचक पद्धति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का पदावधि। अब अनुच्छेद 57 पदावधि, फिर ट्रिक से याद कीजिए। 56 कहता है कि राष्ट्रपति के पदावधि, और 57 क्या कहता है कि पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। क्या पुनः निर्वाचन की बात किया गया है कि एक ही राष्ट्रपति दोबारा पुनः निर्वाचित हो सकते हैं, कई बार निर्वाचित हो सकते हैं। हमारे भारत में प्रावधान किया गया है कि एक ही राष्ट्रपति अनेकों बार भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकते हैं। तो पुनः निर्वाचन के पात्रता का डिस्कशन कहां पे किया गया? 57 में। 58 की बात कर लेते हैं तो राष्ट्रपति की योग्यता। 59 की बात कर लेते हैं 59। यह आपको नहीं मैंने बताया है। तो राष्ट्रपति की जो शर्तें होती हैं, शर्तें किस चीज के लिए? राष्ट्रपति की जो शर्तें रखी गई हैं, यह आर्टिकल 59 है। बात कर लेते हैं 60 और अनुच्छेद 60 में 60 और अनुच्छेद 60 में आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन किया गया है। बात कर लेते हैं 61 में मैंने बताया क्या? महाभियोग। देखिए महाभियोग जिसे हम बोलते हैं इम्पीचमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया कि दोनों में किसी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू किया जा सकता है, लेकिन इससे पहले सबसे पहले 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ेगा और पूर्ण बहुमत से पास करना पड़ेगा। और अनुच्छेद 70 क्या कहता है कि आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, यह अनुच्छेद 70 में है कि जब आकस्मिकता आ जाए, सडन का केस हो जाए, तो ऐसे केस में राष्ट्रपति का निर्वहन कौन करेगा? तो देखिए मैंने पीटी के व्यू से सभी बातें मैंने आपको बता दिए हैं।
उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप बेल आइकन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ अगले क्लास में।